क्लास 9 का है। ओके, क्लास 9 हिंदी सेट 1 है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 40 मार्क्स के रहेंगे और पर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आपको एक टिक मारना है, कोई एक सही होना है तो। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ये हिंदी का है, तो इसमें क्या बोला है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं और कुछ नववर्ष के आगमन के साथ जुड़े होते हैं। ओके, तो त्यौहार के कारण पूरे वर्ष भर में उमंग यानी खुशी से भरा भरा बनता है। और नववर्ष के आगमन के समय तो खेत में लहलाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाला त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावनाओं से सरोवर कर देता है। ओके, एंड नेक्स्ट है, सभी त्योहार के लक्ष्य एक ही है। क्या है वो? हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्ष के साथ मनाते हैं और उसमें निहित अच्छे गुणों और विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में क्या करते हैं, मदद करें, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को एकजुटता की भावना जागृत हो सके। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से त्योहार के समय मतलब किसान आनंदित हो उठते हैं। सो यहाँ पे देखिए, धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार या महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार या नववर्ष के आगमन के साथ त्यौहार या इनमें से कोई नहीं। सो नववर्ष के आगमन के समय किसान प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। क्यों? उस टाइम खेत में लहलहाते हैं और उस समय खेतों में मतलब धान की कटौट हो जाती है, तो इससे किसान खुश हो जाता है। सो ये हमारा आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है हमारा, कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्त की जो भावना है वो जागृत कर देती है। क्या धर्म से दृष्टि जुड़े या फिर बी नंबर पर है महापुरुषों, ठीक है, महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्यौहार या नववर्ष के मनाए जाने वाले त्यौहार या इनमें से कोई नहीं। सो देशभक्ति की जो हमारे मन को जागृत को उठती है वो है हमारा महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, यानी कि हमारा बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी त्यौहार का क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे बोला, उसमें निहित अच्छे गुणों को पूरे समाज में फैला देना, या धार्मिक प्रचार और प्रसार, या अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, या समाज की भ्रमित करना। सो हमारा आंसर जो होगा, ये लक्ष्य जो है सभी त्योहारों का वो है उसमें निहित अच्छे विचारों और पूरे समाज में फैला देना, ठीक है, इस विचारों को, यानी बिल्कुल ए नंबर हमारा सही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि इस गद्यांश का शीर्षक यानी उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। ओके, क्या ये नववर्ष का महत्व है, या देश प्रेम का महत्व है, या त्योहारों का महत्व है, या इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, हम कह सकते हैं इसमें सभी पर्वों का जो है वो महत्व दिया गया है, इसका मतलब त्योहारों का महत्व, यानी सी हमारा सही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें क्या बोला है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे बोला, ए पर खुशी, बी पर उल्लास, सी पर देशभक्ति और डी पर सरोवर। सो हम कह सकते हैं उमंग का मतलब होता है खुशी, यानी ए नंबर बिल्कुल सही होगा 5 का। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी 6 का। सो जैसे यहाँ पे दिया है हमें कुछ फिर से गद्यांश दिया हुआ है। ओके, तो जैसे जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे मेरी माँ याद आती है, सोचकर वक्त की उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आती है जब मुझे माँ सब प्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी, नाज नखरों को वो भी मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी, बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था तो ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। सो हमें यहाँ पे एक पोएम बताया है जो माँ के बारे में है। ओके, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर का कि कवि को अकेले में किसकी याद आती थी, माँ की, पिता की, भाई बहन की, या दोस्तों की। सो हम कह सकते हैं कवि की जो अकेले में याद आती थी वो थी माँ, ठीक है, माँ उसे याद आती थी, ठीक है, यानी कि 6 नंबर का ए बिल्कुल सही होगा। ओके,
7 में बोला नाज नखरे उठाने का क्या मतलब होता है, यानी इसकी मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो नाज नखरे उठाने का मतलब होता है हर तरह की इच्छा को पूरी करना, यानी बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो 7 नंबर तक है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी, जल्दी जल्दी दूध पियो, या दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे, या बेटा मेरा शेर बनेगा, या बेटा मेरा अफसर बनेगा। यहाँ पे जो कवि जब उसको दूध पिलाया जाता था तो उसकी माँ उससे कहती थी बेटा मेरा शेर बनेगा, यानी बिल्कुल हमारा सी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। तो कवि जब डर जाते थे तो माँ उनकी क्या करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी, या उसे डरपोक समझती थी, या फिर उसे डांटती थी, या अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। यहाँ पर ना तो उसका मजाक उड़ाते थे, ना वो डरपोक कहती थी, ना उसे डांटती थी, बल्कि वो अपने ममता भरे आंचल में छुपाया करती थी। बिल्कुल डी नंबर सही होगा, ये 9 नंबर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। क्या माँ का प्यार, ये भी सही है। ममता का आंचल, ये तो बिल्कुल सही है। माँ की ममता, ये भी सही है। मीन्स हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका 11 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा व्याकरण से पूछता है। ओके, और ये 5 नंबर का पूछता है। चलिए देख लेते हैं उसे। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर, यानी किसी भी शब्द के पहले जोड़ते हैं तो अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन ला देता है। तो उसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमें लिखा है, ठीक है, मान के चलिए हमें यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। मान के चलिए हमें दिया है रन, ठीक है, क्या दिया है, रन। तो इसमें अगर हम का मिला देंगे आगे में तो ये क्या बना, कारण बना। बिल्कुल इसमें अर्थ जो है वो चेंज हो गया है। इस तरह अगर हम शुरू वाला चीज़ों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है। जैसे कि हमने किसको मिलाया, ये का को मिला दिया, रन में हमने का को मिला दिया। तो अगर हमें शुरू वाला ये शब्द को मिलाकर उसके अर्थ में हमने परिवर्तन लाते हैं तो वो हो जाता है व्याकरण में उपसर्ग। उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सुनारिन। सुनारिन शब्द में किसका प्रत्यय प्रयोग हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ पे क लगा के, ये का, ठीक है, अगर इसमें रन और रन लगा देंगे आखिर वाला, ये जो आखिरी वाला जो है, ठीक है, जैसे रन, अगर का में रन लगा देंगे तो कारण बन जाएगा। तो लास्ट वाला जो रन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि सुनारिन शब्द में जो है, ओके, सुनारिन शब्द में जो किस शब्द का किसका मतलब प्रत्यय लगा है। तो सुनारिन में जैसे यहाँ पे है सुना, ठीक है, सुना, और इसमें र सुनार, इसमें क्या लगा है लास्ट में, इन। सुनारिन तो हुआ है सुनार प्लस इन, सुनारिन होगा। मतलब आखिर में हमें ये वाला वर्ड जो है, ये वाला हमें दिया हुआ है। मीन्स ये दोनों आंसर सही होगा, इसमें मिस्टेक से दोनों दे दिया, मतलब हमारा ये दोनों सही होगा, सी और डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या होना चाहिए। क्या पक्षी, गगन, धरती या आग। हम जानते हैं आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है वो गगन, यानी बिल्कुल भी सही होगा, 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता आम खाती है। तो सीता जो है आम खाती है, वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होता है। अगर हम ने बोलेंगे तो क्या सीता ने आम खाया, ये होगा खाए, या सीता ने आम खाया, या सीता आम को खाती है, या सीता से आम खाया नहीं जाता है। इसमें जो आंसर होगा वो है बी, सीता ने आम खाया, यानी बी आंसर सही होगा 14 नंबर का। ठीक है, तो ये था हमारा 14 नंबर का। अब इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 15 नंबर में है, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या है। यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे जो हमें दिया है दूध, ठीक है, दूध का हमें विशेषण बताना है। तो दूध में क्या है, यानी दूध जो है इसमें 4 लीटर दूध है। मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दूध जो है वो कितना लीटर है, दूध जो है वो 4 लीटर है, और यही इसका क्या है,
विशेषण है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा मेनली जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 लीटर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो अब हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे जो बोला है, राम ने समय पर अपना काम जो है वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। राम ने समय पर अपना काम पूरा किया, सो रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होना चाहिए। क्या ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या उपवाक्य। सो गाइस हम कह सकते हैं कि ये जो सरल वाक्य है, क्योंकि राम ने अपना काम जो है समय पर पूरा कर लिया, सो ये सरल वाक्य ही होगा, यानी बिल्कुल हमारा ए आंसर सही होगा 16 का। 17 का यहाँ पे देखिए कि मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या होने चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे और आया है, तो ये हमारा सरल वाक्य नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा, यानी बी हमारा सही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें और नहीं था तो ये सरल था, लेकिन इसमें और आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 80 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 9 2 11 होना मुहावरे क्या कहलाता है। सो 9 2 11 होना जैसे बेईमानी करना, खड़े रहना, भाग जाना या बैठ जाना। सो ये तो सबको जानते हैं, ठीक है, ये भाग जाना, ठीक है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। अगर वाक्य में बोलता है तो पुलिस देखकर चोर भाग गया, यानी 9 2 11 हो गया। इस तरह आप वाक्य बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर में कि लड़का अच्छा है। इस वाक्य में अगर हम वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर हम उसको बदल देते हैं। क्या लड़का अच्छे हैं, ये लड़के अच्छे हैं, या लड़कियाँ अच्छी है, या लड़की अच्छी है, या लड़की में अच्छाई है। सो गाइस अगर हम वचन बदल देंगे, यानी ये एक वचन था, एक वचन से हम बहुवचन कर देंगे, तो क्या होता है, बहुवचन में लड़का से क्या बनेगा, लड़के बनेंगे। क्या बनेंगे, लड़के। और अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छा का हो जाएगा अच्छी। ओके, तो हम कह सकते हैं एक वचन से अगर हम बहुवचन करेंगे तो विशेषण में प्रभाव पड़ता है, यानी लड़के अच्छे हैं, यानी बिल्कुल हमारा ए जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण पद के, ठीक है, विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विशेष्य बोलते हैं, यानी सी आंसर सही होगा। ओके, अब इसका 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए कि मोको कहाँ ढूंढे वंदे में, तो तेरे पास में, ना मैं देवाल, ना मैं मस्जिद, ना कस्बे कैलाश में, ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलियो, पर पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वसन में। मीन्स ये जो कविता है ये हमें बताना है इसका कि इसका अर्थ क्या होगा, और इसमें जो क्वेश्चन है उसको हमें देखना है। सो यहाँ पे भगवान कहता है कि तुम मुझे ढूंढ कर आ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना तो मैं दीवार पर रहता, ना मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में रहता हूँ, ना तो किसी के क्रियाक्रम के कोने में छुपा हूँ, या किसी के योग बैराग में। तुम खोजोगे तो तुरंत मुझे मिलोगे, पल भर की तलाश में। ओके, तुम कहे मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, और मैं सबके जितने भी जीव है सबके कण कण में मैं बसा हुआ हूँ, ये कवि ने कहा है। इस सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। ओके, तो प्रस्तुत पद के रचनाकार जो है ये कबीरदास है, यानी ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किसे ढूंढता है। तो हम जानते हैं मनुष्य मंदिर मंदिर जाकर या कहीं पे मस्जिद में कहीं पे भी जाते हैं तो वो ढूंढते हैं किसको, ईश्वर को, यानी डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है वैराग का मतलब क्या होता है। तो वैराग का मतलब होता है वैराग्य, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम जो है वो आया है इस पद में। क्या ये काबा और काशी है, क्या काबा और कैलाश है, या मक्का और कैलाश है, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस हम जानते हैं कि इसमें जो हमें दिया है काबा और कैलाश के बारे में, यानी बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें क्या बोला है, इस गद्य से हमें करना है। ओके, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है, यानी इसका मीनिंग क्या होगा। सो हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट में क्या दिया है।
तो ये ईश्वर जो है सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, या ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, या हम सांस लेते हैं या सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसमें बताया गया है कि ईश्वर जो है सभी जीवों के कण कण में होंगे, यानी 25 नंबर का ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है मानसरोवर में कौन विहारते हैं? तो मानसरोवर में हंसी न विहारते हैं, यानी बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट है कबीरदास का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म जैसे यहाँ पे दिया है ए नंबर पर 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, या 1398 बनारस में हुआ था, या 1298 ईस्वी में मथुरा में हुआ था, या 1298 उज्जैन में हुआ था। सो इसमें जो है कबीरदास की जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था, और ये काशी में हुआ था। मीन्स हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कबीर की रचनाएं का संग्रह कौन है? क्या बीजक है, साहित्य लहरी है, या काव्य रसायन है, या रामायण है? सो हम कह सकते हैं इसमें जो कबीर की जो रचना के संग्रह है वो है बीजक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सो 29 नंबर जैसे यहाँ पे दिया है, पाखा पाखी का क्या अर्थ होता है? क्या ये झगड़ा लड़ना, सुख दुख का, या सगुन निर्गुण का, पक्ष विपक्ष का? सो पाखा पाखी का इसका जो अर्थ होता है ये होगा पाखा पाखी का पक्ष विपक्ष, यानी कि हमारा डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार को किसके समान माना गया है? सो संसार जो है ये कुत्ते के समान माना गया है। ये क्वेश्चन सी, और इसका ऑप्शन जो है सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस गद्यांश में जो लिखा हुआ है उसको हमें चुनना है। ओके, सो देखते हैं इस गद्यांश। सो इस गद्यांश में लिखा है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, जो दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। ओके, मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये कहाँ से उठाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां निकले और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, क्योंकि बैल है तो बैल एक एक रोटी से कभी उसका पेट भरता है? नहीं भरता है। पर दोनों के हृदय को मानो कि उसको क्या मिला? भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी के सज्जन का वासी है। और लड़की भैरा की थी। लड़की किसकी थी? भैरा की थी। यह बात आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन दोनों बैलों से उसका एक प्रकार की आत्मीयता हो जाती है। मीन्स वो समझती है कि मेरी जो हालत है इन दोनों बैलों की तरह ही है। दोनों दिन भर जोते जाते थे, यानी दोनों बैलों को फिर डंडा तो मिलती ही थे। अगर शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका उन्हें 2-2 रोटियां जो है डेली दिया करती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों के दुर्लभ होते थे, मगर दोनों की आंखें में रोम रोम विद्रोही भरा हुआ था। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटी लड़की उसको रोटी रात को देता है खाने के लिए, लेकिन वो खुद ना खाकर दोनों बैलों को दे आती थी। वजह क्या है? क्योंकि उसकी माँ जो है मर चुकी थी और उसकी सौतीली माँ उसे मारती थी, सूखा रोटी देकर उन्हें दे देती थी। वो लड़की समझती थी कि मेरा हालत और बैलों की हालत बिल्कुल सेम थी, तो वो ना खुद ना खा करके क्या करती थी? दोनों बैलों को खिलाया करती थी। और ये जो है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है 2 बैलों की कथा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन कर। सो इसका क्वेश्चन जो है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाया करती थी? रोटियां, भूसा, चोकर, खल्ली। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे लड़की जो है वो 2-2 रोटियां उनको देते थे, यानी एक एक रोटी दोनों को दिया करती थी। मीन्स हम कह सकते हैं रोटियां खिलाती थी। ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा 31 नंबर। अब इसका 32 नंबर क्वेश्चन। तो बस 32 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या बोला है कि लड़की के पिता का नाम क्या था? तो लड़की के पिता का जो नाम था वो भैरव था। ओके, यानी शी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सौतीली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? ठीक है, तो सौतीली माँ जो है उसको मारती थी, ठीक है ना, उसे सहने से करती थी, या उसे मारती थी, या उसे घर से बाहर निकाल देती थी, या उससे बात ही नहीं करती थी। जो हम कह सकते हैं उसकी माँ जो है उससे बहुत मारती थी, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्या बोला है यहाँ पे 34 नंबर में
कि दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो वे दिन भर जोते जाते थे, वो डंडे खाते थे, या वह दिन भर आराम करते थे, वह दिन भर खाते रहते थे, खाना खाते थे, या दिन भर सोते रहते थे। तो हम कहेंगे या तो उसको सूखा भूसा देता था, वो दिन भर उस पर जोते जाते थे और डंडा भी ऊपर से बरस दिए जाते थे। मतलब हमारा ए नंबर जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो दो बैलों की कथा के जो लेखक है वो है प्रेमचंद, यानी ए नंबर आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कुटती थी। तो तिब्बत की औरतें जो है चाय जो कुटती थी वो चौड़ी में कुटती थी, यानी बिल्कुल ए नंबर आंसर हमारा सही होगा। अब यहाँ पे देखिए जो लेखक जो है गलत रास्ते पर कितने मील जा चुके थे, मील, 1.5 मील, या 1 मील, या 2 मील, या 3 मील। सो हम कह सकते हैं लेखक जो है वो गलत रास्ते पर मील, 1 मील या 1.5 मील के करीब वो जा चुके थे। ठीक है, यानी ए आंसर सही होगा जो 37 का। नेक्स्ट है, शेखर हिमर कैनियंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की कितने हस्तलिखित पोथियाँ थी। शो हम कह सकते हैं इसकी जो हस्तलिखित पोथियाँ थी वो 103 थी। ठीक है, नेक्स्ट है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था। क्या लेखक आराम करने लगा था, या लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और रास्ता भटक गए थे, या इनमें से कोई नहीं। सो हम कह सकते हैं ना तो लेखक आराम करने लगा था, ना लेखक नहीं जाना चाहते थे, बल्कि उनके जो घोड़ा है वो धीमा चलने लगे थे, बिल्कुल थक चुके थे, इस वजह से वो अपने दोस्तों से बिछड़ गए थे और रास्ता भटक गए, यानी सी नंबर आंसर हमारा सही होगा। अब इसका आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है। सो गाइस हम कह सकते हैं वृंदावन किससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने बहुत सारा ऐसी कहानी देखी है। वृंदावन जो है ये कृष्णा से रिलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं कृष्ण जी की याद दिलाती थी, ना कि यशोदा जी, ना गोपियाँ, बल्कि कृष्ण जी। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन का आंसर यानी बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें हमारे वाईफाई ज्वाइन क्लासेस। ओके, लाइक करना ना भूले, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़, ये सब फ्री है। और जहाँ फ्री होता है वहाँ पे सब कोई जाते हैं दूर दूर के, मतलब कि फ्री चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।